रूपनगर गांव में चंदन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता 9 महीने पेट से थी। आधी रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। सुनिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। गीता, थोड़ा धैर्य रखो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। ऐसी हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। गीता दर्द से चिल्ला रही थी और चंदन बेबस होकर कभी गीता को देख रहा था तो कभी दरवाजे पर जाकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। गीता अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। गीता अपनी बेटी का चेहरा देखते ही सारा दर्द भूल जाती है। गीता, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है। देखो ना, बिल्कुल तुम पर गई है। और वो दोनों बहुत खुश थे। 2 दिन के बाद वहाँ चंदन का बड़ा भाई अशोक और उसकी पत्नी बिजली आते हैं। अशोक ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और वो शहर में जाकर रहता था। अरे भैया, आप आ गए। देखो, हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। अशोक एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चंदन ने अपने बड़े भाई को अपना पहला बच्चा देने का वादा किया था। अरे ये क्या, तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है। तुम दोनों भूल गए क्या? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो और सब मेरी बदौलत है ये सब कुछ। नहीं तो तुम दोनों ने यहाँ भूखे मर जाते। बिजली, उठाओ इसे। इस लड़की को मेरे साथ लेकर चलो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे लेकर मत जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और उनकी बेटी को मार देते हैं और वो उसे एक खेत में दफना देते हैं। उसके बाद वो हर 2 महीने के बाद गांव आते और गीता को बेटा पैदा करने के लिए परेशान करते थे। कुछ महीने बाद गीता फिर से माँ बनने वाली थी। तभी अशोक और बिजली आते हैं और गीता को एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसके बच्चे की जांच करवाते हैं। पता चलने पर कि कोख में पल रहा शिशु एक बेटी है तो उसे वो पहले ही मारकर उसी खेत में दफना देते हैं। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, इसलिए उसे नहीं रख सकते। गीता बहुत दुखी थी और वो बहुत रोती है। ऐसे ही हर बार गीता की बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया जाता था। आप हर बार मेरे बच्चे को मरवा देते हो। इस बार मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे, जो इतने पैसे तुमने पहले लिए हैं और मेरे खेत जो तू अनाज खा रहा है उनका, उसके पैसे कौन देगा? बिजली और अशोक गीता को गाड़ी में डालते हैं और उसको अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बार फिर से बेटी ही थी, इसलिए वो उसे भी मार देते हैं और उसे भी बाकी 4 बेटियों के साथ दफना देते हैं। मुझे तो लगता है ये हमें बेटा दे ही नहीं सकती। आप इन्हें यहाँ से निकाल दो। कितने समय से मुफ्त की रोटियां खाई जा रहे हैं बस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अशोक चंदन और उसकी पत्नी को धक्के मारकर अपने गांव के बाहर निकाल देता है और अपनी सारी जमीन भी उनसे ले लेता है। गीता और चंदन अब बेघर हो गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते उन्हें अशोक के खेत के पास ही एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। आज हम यहीं इस झोपड़ी में रह लेते हैं। कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। चंदन और गीता उस खेत के पास बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है हमें।
भगवान को हमारी फूल जैसी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी नीचे वो पांचों बच्चियां आपस में बात कर रही थी। हमारी चाचा ने हमारे माता पिता को बहुत दुख दिया है और हम सबको भी हमारे माता पिता से दूर किया है। माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो हमें माता पिता को खाना देना चाहिए, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। जहाँ ये पांचों बच्चियां दफनाई गई थी, वहाँ पहले इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और साथ में ही ये झोपड़ी थी। लेकिन अशोक ने वो मंदिर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मंदिर में बसे भगवान की ही कृपा से वो पांचों बच्चियां अभी भी जिंदा थी। पांचों बच्चियां अपनी अपनी नाभि में से एक फूल गोभी उगाती हैं। अगले दिन जब चंदन और गीता उठते हैं तो वहाँ 5 फूल गोभियों को देखते हैं। अरे देखो, यहाँ 5 फूल गोभी लगी हैं। जी कल तक तो यहाँ कोई भी सब्जी नहीं थी, फिर ये फूल गोभी कहाँ से आ गई? आज हम यही फूल गोभी खा लेते हैं, वैसे भी हमारे पास अब खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। चंदन जैसे ही फूल गोभी तोड़ता है, उसको किसी के करहाने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऐसे ही चंदन एक एक करके 5 फूल गोभी तोड़ लेता है। ये लो गीता, फूल गोभी। तुम्हें पता है, जब मैं इन्हें तोड़ रहा था तो मुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। कुछ दिनों से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, शायद उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा जी। गीता उस फूल गोभी को आग में पकाती है और दोनों पके हुए फूल गोभियों को खाते हैं। अगले दिन वहाँ फिर से 5 फूल गोभी उग जाती हैं। ये हर रोज रातों रात यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। जब तक हमारे रहने और खाने की कहीं और व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम यहाँ तो रह ही सकते हैं। इधर अशोक और बिजली को पता चलता है कि वो दोनों उनके पुराने मंदिर वाले खेत के पास रह रहे हैं, तो वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आज 5 अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगी थी। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और देखो हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे होंगे। अरे तुम दोनों अभी तक ये गांव छोड़कर नहीं गए और यहाँ हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे हो। भैया, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास अभी ना तो कोई दूसरी जगह है जाने के लिए और ना ही हमारे पास कुछ पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर कुछ खाने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कर सकें। हमें कुछ दिन यहीं रहने दो। मन तो करता है तुम दोनों को अभी जान से मारकर यही तुम्हारी 5 बेटियों के साथ दफना दूं। तभी वहाँ अशोक और बिजली खड़े थे और वो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। बस करो तुम एक पापी हो और इसकी सजा तुम्हें हम देंगे। तुम दोनों ने हम सबको मारकर यहाँ दफना दिया और हमारे माता पिता को हमसे दूर कर दिया। आज हम तुम दोनों को भी यहीं दफनाएंगे। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, मुझे भी नहीं मरना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बच्चों। तभी अचानक से जमीन खिसकती है और अशोक और बिजली जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। 5 बच्चियों को जीवित देख चंदन और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और गीता उन सबको अपने गले से लगा लेती है। तुम सब मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी बच्चियां मेरे पास है। गीता, मैंने तुम्हें बोला था ना कि भगवान सब ठीक कर देगा। देखो, हमारी 5 बच्चियां आज हमारे सामने हैं। अब चंदन गीता और अपनी 5 बच्चियों के साथ वहाँ रहने लगता है। 5 बच्चियां मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती हैं और चंदन उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था और अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब बहुत खुश थे। सुधा नाम की एक औरत अपने पति सुखिया के साथ एक गांव में रहती थी।
वह गांव में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। सुखिया और सुधा देवी माँ में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार बारिश की वजह से उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। सुधा, इस बार तो हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? देवी माँ पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। वैसे भी जो होता है उनकी इच्छा से ही तो होता है ना। लेकिन सेठ से जो पैसे उधार लिए थे वो भी तो लौटाने हैं। उसको अगर समय पर पैसे न दिए तो वो हमारे खेत ही न हथिया ले। इन अमीर लोगों को तो भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं है। देखना, एक दिन भगवान इनको भी जरूर सबक सिखाएगा। अगली सुबह होते ही सुखिया के घर पर कुछ लोग आते हैं। सुखिया, सेठ जी ने बोला है कि इस बार उनको अपना पैसा ब्याज के साथ ठीक समय पर चाहिए। पिछली बार तूने पैसे समय पर नहीं दिए थे। अरे मदन भाई, आपको तो पता ही है इस बार ज्यादा बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख सुखिया, अगर तूने अगले हफ्ते तक पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम तेरे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। और वो लोग उसे डरा धमकाकर वहाँ से चले जाते हैं। और सुखिया सुधा से बोलता है, देखा सुधा, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। सेठ के आदमी मुझे धमकी देकर गए हैं। अगर मैंने उनका पैसा ब्याज के साथ अगले हफ्ते तक नहीं दिया तो वो हमारे खेतों पर कब्जा कर लेंगे। आप माता रानी पर विश्वास रखिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और वो दोनों माता रानी की पूजा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हे भगवान, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। और पूजा करने के बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। उनके खेतों में पानी भरा था, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई थी। अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर वो दोनों दुखी मन से खेत के पास बैठ जाते हैं। तभी अचानक उन्हें जोर जोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, 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 बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो जी, मुझे लगता है ये आवाज उस कुएं में से आ रही है। और वो दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ 3 लड़कियां कुएं में डूब रही थी। बचाओ, 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 बचाओ। और सुखिया जल्दी से एक रस्सी कुएं में फेंकता है। इस रस्सी को पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। और वो तीनों को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। तुम तीनों इस कुएं में कैसे गिर गई थी? हम यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे और मेरी बहन गलती से कुएं में गिर गई थी, तो इसको बचाने के लिए हम दोनों भी कुएं में कूद गए थे। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए, वरना हम तीनों तो डूब ही जाते। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, हमारा कोई घर नहीं है, हम अकेले हैं, आप हमें साथ ले चलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। उस लड़की के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुधा की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और सुधा और सुखिया उन तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। सुधा, हम इन तीनों को अपने साथ ले तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। इनको क्या देंगे? आप चिंता मत कीजिए, घर में जो कुछ बचा हुआ है मैं उससे ही इनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। कल के लिए माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और सुधा खाना बनाकर उन तीनों लड़कियों को खाना खिला देती है और वो सब सो जाते हैं। सुबह होने पर सुधा उठकर देखती है कि घर की साफ सफाई हो चुकी थी और रसोई से खाने की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। अरे, ये रसोई में क्या पक रहा है? वो जाकर देखती है तो वो तीनों लड़कियां रसोई में खाना बना रही थी।
अरे बच्चों, तुम क्या खाना बना रहे हो? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने फलों की सब्जी बनाई है। आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। और वो लोग सुधा और सुखिया को खाना खिलाते हैं। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कैसे बनाया? हमने कुछ फलों से ये सब्जी बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम सबने। और वो दोनों खाना खाकर खेतों की ओर चले जाते हैं। और शाम होने पर जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से 3 लड़कियां मिलती हैं और उनकी उम्र भी एक समान ही थी। माँ, हम सभी बेसहारा हैं, हमारी मदद कीजिए। और सुधा और सुखिया उन तीनों को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनके साथ अगले दिन फिर से वही घटना होती है। माँ, हम बेसहारा हैं, हमें अपने साथ ले चलिए। और वो उनको भी अपने घर ले आते हैं। सुधा और सुखिया के घर में अब 9 बेटियां थी जिनका अब उन्हें ही पालन पोषण करना था। लेकिन वह सभी मिलकर उनके घर का सारा काम कर दिया करती हैं और खुद ही खाना भी बना दिया करती हैं। सुखिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ कमाए हुए उसका परिवार इतनी खुशहाली से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। और अब उसकी फसल भी हरी भरी हो गई थी। इसलिए एक दिन सुखिया खेतों में ना जाकर अपनी बेटियों को मेला दिखाने ले जाता है और सेठ के आदमी आकर उनकी सारी फसल को आग लगा देते हैं। अरे सुखिया भाई, तुम्हारे खेतों में किसी ने आग लगा दी है। क्या? सुखिया भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है और वो देखता है कि उसकी फसल में बहुत ही भीषण आग लगी हुई थी। तभी सेठ और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। अरे सुखिया, तेरी तो सारी फसल ही जल गई है। अब तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? देख, अब से ये खेत मेरा हुआ। सेठ जी, ऐसा जुल्म तो मत कीजिए। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। मुझे पता है कि ये आग तूने लगाई है सेठ, तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे मुश्तंडो, क्या देख रहे हो? मार मार कर यहीं गाड़ दो इन दोनों को। और सेठ के आदमी सुधा और सुखिया को बुरी तरह डंडों से मारने लगते हैं। हमें मत मारो, बचाओ। तभी वहाँ पर वो 9 लड़कियाँ आ जाती हैं और उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो 9 लड़कियाँ माँ के अवतार थे। सभी माताएं सेठ और उसके आदमियों को वहीं पर भस्म कर देते हैं। जय माता की, मुझे यकीन था कि आप हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगी माँ। सभी 9 देवियाँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं और सुखिया की फसल भी फिर से हरी भरी हो जाती है। कुछ साल बाद सुधा एक लड़की को जन्म देती है। माँ की कृपा से सुखिया और सुधा गांव में सबसे धनवान बन गए थे और वह सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। शांति, जो लगभग 50 वर्ष की है लेकिन दिखने में 60 साल से ज्यादा की लगती है और आज एक सोसाइटी की लाइन में लगी है। शांति अपने आगे वाले लड़के से बोलती है। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं पहले राशन ले लूं? घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी। अरे अम्मा, बीमार हो तो राशन लेने क्यों आई हो? घर जाकर आराम कर लो ना, मुझे भी जल्दी राशन लेकर अपने घर जाना है। शांति बेचारी चुपचाप खड़ी थी और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर से जब वो खड़े खड़े थक गई तो वो आगे वाले लड़के से बोलती है। बेटा, मैं वहां जाकर बैठ रही हूँ, जब तुम्हारी बारी आने वाली हो तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। शांति जाकर दीवार के साथ सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाती है। ये तो मुझे छोड़कर चले गए, अब बुढ़ापे में अकेले इधर उधर धक्के खाती रहती हूँ। ऊपर से दोनों बेटियों को भी क्या मेरी कभी याद नहीं आती कि माँ कैसी है, क्या कर रही होगी। अपने पति और बेटियों के बारे में सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो अपनी जिंदगी के पिछले सालों के बारे में सोचने लगी। शांति और उसका पति अशोक रामनगर एक गांव में रहते थे। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास ही था। शांति की 2 बेटियां थी।
शांति का पति रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था और केवल 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता था। घर का खर्चा, 2 बेटियों की पढ़ाई, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते थे। शांति भी घर पर सिलाई करती थी और कुछ पैसे जमा कर लेती। एक दिन अचानक शांति और उसकी बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अशोक का काम पर जाते समय एक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब घर का पूरा बोझ शांति के कंधों पर आ गया। माँ, तुम परेशान मत हो, देखना हम दोनों सब ठीक कर देंगे। इस साल मेरे 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। बस 3 साल की पढ़ाई और फिर मैं अच्छी जगह पर नौकरी की तलाश कर लूंगी। फिर तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और रूपा की पढ़ाई का भी मैं खुद देख लूंगी। ये सुनकर शांति की छोटी बेटी रूपा बोलती है, बस दीदी, इस साल मेरे भी 10th की बोर्ड है, फिर मेरी भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरी हो जाएगी और फिर हम अपनी माँ को बहुत खुश रखेंगे। देखना माँ, हम दोनों बहनें ना अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करेंगे और सारा पैसा तुम्हारे हाथ पर रखेंगे, फिर तुम ठाठ से रहना। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो और अपना अच्छा भविष्य बनाओ। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे कि तुम खूब पढ़ लिख कर अपना नाम कमाओ। आज वो भले ही हम सबके साथ नहीं है, लेकिन वो हमें ऊपर से देख रहे होंगे। और ऐसे ही समय बीत रहा था और सीमा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। वो अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम देकर फ्री हुई थी। एक दिन विनोद अपने माता पिता के साथ शांति के घर आया था। बहन जी, आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से ही शादी ब्याह करते हैं। मैंने सोचा बेटे ने पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना उसकी शादी कर दूं। मेरे बेटे को दुबई में अच्छी जॉब मिल रही है, सोच रहा हूं इसकी शादी करके इसे वहीं भेज दूं। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन वो इतनी जल्दी? अभी सीमा 20 साल की ही है और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं कि मैं इतनी जल्दी में सीमा की शादी कर दूं। अरे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए बहन जी, हम लोग शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और सीमा की शादी में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब कुछ है, बस आप शादी की तैयारी करो। जी ठीक है, अब मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। उन लोगों के चले जाने के बाद शांति सीमा से कहती है, तुमने लड़का पसंद किया था और मुझे बताया भी नहीं। बेटा, शादी के लिए तो पूरी उम्र पड़ी थी और तुम तो पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना चाहती थी, फिर ये शादी। हाँ माँ, इरादा तो मेरा ऐसे ही था, लेकिन फिर विनोद से मेरी बातचीत होने लगी और फिर विनोद को दुबई में अच्छी नौकरी मिल रही है, इसलिए वो सोच रहा है कि पहले हम शादी कर लें, फिर वो मुझे भी अपने पास बुला लेंगे। सब कुछ इतना जल्दी में हो गया माँ, मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। फिर तो दीदी आप दुबई जाकर हम लोगों को भूल जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है रूपा, मैं वहां से ना तुम्हें खूब सारी चीजें भेजूंगी, वहां जाकर नौकरी करने लगूंगी। और माँ, तुम फिक्र मत करो ना, मैं तुम्हें वहां से पैसे भेजा करूंगी ताकि रूपा की पढ़ाई में और तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देख बेटा, तुझे शादी तो करनी ही है। अगर तू विनोद के साथ खुश है तो फिर तेरी शादी विनोद से ही कर दूंगी। और रही बात वहां पर नौकरी करके पैसा भेजने की, तो बेटा शादी के बाद जो ससुराल वाले कहते हैं वही करना। शांति अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उसे दुख था, क्योंकि उसका सपना था कि सीमा जब कमाने लगे तो वो उसका हाथ बटाएगी और अपने पुराने घर की मरम्मत करवाएगी। लेकिन अब जो भी था, शांति उसी पुराने घर में बिल्कुल साधारण तरीके से विनोद और सीमा की शादी कर देती है और वो लोग दुबई चले जाते हैं। रूपा भी कॉलेज जाने लगी। शांति अभी भी सिलाई का काम कर रही थी और किसी तरह अपना घर चला रही थी। इसी तरह समय बीत रहा था। सीमा को दुबई गए 1 साल हो जाता है। वो पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर ही नहीं लेती। इस बात का शांति को बहुत दुख था। एक दिन शांति सिलाई कर रही थी और पास रूपा बैठकर पढ़ रही थी। 1 साल हो गया है सीमा को दुबई गए हुए। उसने तो पलट कर ना अपनी खबर दी, ना हमारी खबर ली। वो सही तो होगी ना? रूपा, तू एक काम कर, कल उसके ससुराल जा और किसी से उसका नंबर ले आ और मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। एक छोटा सा मोबाइल ले लेना, सीमा का नंबर मिल जाएगा तो हम उससे फोन पर बात कर लिया करेंगे, ठीक है? माँ, मैं कल ही वहां जाती हूँ, तो फिक्र मत कर। बस 2 साल की बात है, उसके बाद मैं भी कमाने लगूंगी। फिर तुम्हें ना ये सिलाई करने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन रूपा विनोद के घर जाती है और आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछती है। हमें तो इनकी कोई खबर नहीं। ये लोग तो अपने बेटे की शादी के बाद सब कुछ बेचकर दुबई चले गए। यहाँ किसी के पास उनका नंबर तक नहीं है और ना ही पूरे मोहल्ले में किसी को उनके बारे में कुछ पता है। अरे बहन, मैंने तो सुना है वो रिश्तेदारों से पैसे भी उधार लेकर गए हैं और अब तक किसी का पैसा नहीं चुकाया। आए दिन लोग यहाँ आते रहते हैं और उनके बारे में पूछते रहते हैं। अरे बहन, इसकी बहन को तो अपने घर वालों को फोन करना चाहिए था ना। पता नहीं उन लोगों ने तुम्हारी बहन पर ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया होगा जो उसने पलटकर अपनी माँ और बहन की खबर तक ना ली। लोगों की बातें सुनकर रूपा चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। आखिर दीदी ऐसे कैसे कर सकती है? ना फोन करती है, ना कोई भी चिट्ठी भेजी। क्या वो वहां जाकर बदल तो नहीं गई? उसे हमारी याद भी नहीं आती। वो तो जैसे माँ और मुझे भूल ही गई है। या फिर कहीं कोई और बात तो नहीं? अगर ये सारी बातें मैं माँ से बोलूंगी तो माँ को दीदी की बहुत चिंता हो जाएगी। रूपा अपने घर पहुंचती है। आ गई बेटा तू। किसी से उनकी बात हुई? नहीं माँ, उनके घर में ताला लगा हुआ था और सब बोल रहे थे कि शादी के बाद जब से वो दुबई गए हैं किसी से कोई बात नहीं हुई और ना ही उनमें से कोई वापस आया है। मुझे सीमा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके तो सपने ही कुछ और थे और वो हम लोगों का साथ देने वाली थी। ऐसा ही होता है, लेकिन अब देखो हमारी खबर तक नहीं ली। माँ, दीदी अब अमीर हो गई है, अब वो हम लोगों को कहाँ पूछेगी? हमसे बात करते हुए तो उसे शर्म आएगी ना माँ। सीमा ने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं सोचती थी कि मेरी बेटियां नहीं बेटे हैं। रूपा अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखते ही देखते रूपा की ग्रेजुएशन हो जाती है और उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ अब तुम खुश रहो। देखो मेरी नौकरी लग गई है और अब ये कपड़े सिलने का काम भी बंद करो। तुम्हारी तबीयत ना ठीक नहीं रहती है और आंखें भी देखो कितनी कमजोर हो गई हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी नौकरी लग गई है। काश सीमा से कोई बात होती तो आज उसे भी ये खुशखबरी देती। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। कभी कभी तो मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है। माँ, दीदी को दुबई गए 4 साल हो गए हैं। अब उनको तेरी याद नहीं आती तो तू क्यों परेशान हो रही है? और वो खुद से भी तो यहाँ चिट्ठी भेज सकती थी ना। ऐसे ही समय बीत रहा था। रूपा एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। वहां काम करते करते धीरे धीरे रूपा को भी अपनी नौकरी का घमंड होने लगा था और उसी कंपनी में राहुल नाम का एक लड़का काम करता था। धीरे धीरे रूपा की राहुल से दोस्ती होती है। फिर एक दिन वो दोनों शादी करने का सोच लेते हैं। अगली शाम रूपा अपनी माँ के लिए एक साड़ी लेकर आती है और अपनी माँ को देती है और रूपा अपनी माँ शांति से राहुल के बारे में बात करती है। रूपा बेटा, तू भी अपनी पसंद से शादी कर रही है। मैंने तो सोचा था तेरे लिए मैं खुद लड़का ढूंढूंगी। तू भी फिर सीमा की तरह चली जाना और कभी पलटकर अपनी माँ की खबर मत लेना। ऐसा नहीं है माँ, जब दीदी अपनी पसंद से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मैं दीदी की तरह नहीं हूँ जो आपको भूल जाऊंगी। अच्छा माँ, कल ना राहुल के माता पिता यहाँ पर आ रहे हैं, आप कल ये साड़ी पहन लेना। अगले दिन राहुल के माता पिता शांति के घर आते हैं और शांति से रूपा का हाथ मांगते हैं। रूपा और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। इस तरह 1 महीने के बाद ही रूपा की शादी राहुल के साथ हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, रूपा एक घर मिल रहा है, वो तो मुझे बहुत पसंद आया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम उसे ले लें। लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं कि हम घर खरीद सकें? अरे हम दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, एक घर का खर्चा उठा लेगा और एक घर की किश्त भर देगा। और जब तुम घर देखोगी ना तो तुम भी यही बोलोगी कि इसे अभी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो घर बहुत सुंदर है रूपा। राहुल के कहने को रूपा टाल नहीं पाई। तभी रूपा को अपनी माँ का ख्याल आता है। राहुल, मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है और उनका ही मुझे ध्यान रखना है। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम माँ का ध्यान मत रखो? हम ऐसा करेंगे, हर महीने उनके लिए घर पर राशन रख देंगे और वो तो अकेली रहती है ना, तो उनका खर्चा ही क्या होगा। हाँ ये भी ठीक है। चलो तो ठीक है, मैं माँ से बात कर लूंगी, पर पहले तुम मुझे घर दिखा कर लाओ। राहुल रूपा को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और रूपा को घर बहुत पसंद आता है।
वो लोग सोच लेते हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को चला लेंगे। कुछ महीनों तक तो राहुल अपनी सास के घर जाता है और उसे राशन पानी देता है, लेकिन धीरे धीरे उसने शांति के पास जाना छोड़ दिया। शांति ने वापस से मोहल्ले के लोगों के यहाँ से कपड़े उठाकर सिलने का काम शुरू कर दिया और इस बात को भी काफी समय हो गया था। शांति ये सब सोच ही रही थी कि राशन वाला आकर खुद शांति को हिलाता है। अरे अम्मा सो गई क्या? सब सामान लेकर चले गए हैं, तुम भी जल्दी से सामान ले लो, सोसाइटी बंद होने का समय हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, अभी आ रही हूँ, मैं तो भूल गई थी कि मैं राशन लेने बैठी हूँ। उसके बाद शांति कुछ सामान लेती है और अपने घर की तरफ चल देती है। कैसी किस्मत पाई है मैंने, दो अमीर बेटियों की माँ हूँ, लेकिन उन दोनों को तो अपनी माँ की कभी याद ही नहीं आती, और एक मैं हूँ कि उन लोगों को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती। अगर आज उनके पिता होते तो ये सब देखकर उन्हें कितना दुख होता। मुझे उन दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शांति थकी हारी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सीधा जाकर चारपाई पर लेट जाती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। खुले दरवाजे से सीमा अंदर आती है और आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। सीमा, तो इतने सालों बाद तो ठीक तो है ना बेटी? मैं तेरी फिक्र में आधी हो गई हूँ। तूने कभी हमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। माँ, मेरे पास अपना कोई फोन ही नहीं था। फोन तो विनोद के पास था और वहां जाकर उसने अपना अलग ही रंग दिखाया। उसने सब कुछ झूठ बोला था माँ। उसने मुझसे शादी बस इसलिए की थी कि मैं उसके साथ जाकर वहां उसके माँ बाप की नौकर बन सकूं। वो लोग मुझे किसी से भी बात नहीं करने देते थे माँ, ताकि मैं उनकी असलियत आपको बता ना दूं। वो तो किसी तरह मैं सामान लेने के बहाने घर से निकली थी और एक लड़की ने मेरी मदद की और मैं यहाँ इंडिया चली आई। अब मैं तुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी माँ। और रूपा कहाँ है? रूपा ने भी अपनी दुनिया बसा ली है बेटा। शुरू में तो उसने मेरा थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब वो ना तो यहाँ आती है और ना ही मेरा फोन उठाती है। मुझे माफ कर दे माँ, मैं बुरी तरह फंस गई थी, इसलिए तेरा हालचाल नहीं ले पाई। अब मैं यहीं पे नौकरी करूंगी और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। 2 दिन के बाद सीमा अपनी माँ से रूपा का एड्रेस लेकर रूपा के घर जाती है। रूपा सीमा को देखकर हैरान हो जाती है। दीदी, आप इतने समय बाद? तब सीमा अपनी आप बीती उसे सुनाती है। रूपा, मैं तो इस देश से बहुत दूर थी, लेकिन तूने क्यों नहीं माँ का ख्याल रखा? तभी एक बच्चे रोने की आवाज आती है। दीदी 1 मिनट रुको, मेरी बेटी नंदनी उठ गई। क्या तू माँ बन गई? अरे वाह। सीमा रूपा की बेटी से मिलती है और उसे गोद में लेती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बस अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई थी। तुम भी तो अमीर होकर हम दोनों को भूल गई हो, तब भी हमारा गुजारा हो रहा है। मैंने सोचा माँ भी अपना गुजारा कर लेगी किसी न किसी तरह। हम दोनों बहनों से गलती हुई है दीदी। हाँ रूपा, हमारी माँ ने हमें कितनी दुख और तकलीफों से पाला है, इससे हम दोनों अनजान नहीं है। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी माँ को वो सारी खुशियां दें जो हम उनसे कहती थी। तभी राहुल भी वहां आ जाता है और सीमा से मिलता है। हाँ रूपा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं अगर मेरे माँ बाप के साथ ऐसा कुछ होता तो। नहीं, हम अपनी माँ से अपने किए की माफी मांग लेंगे। राहुल सीमा, रूपा और अपनी बेटी को गाड़ी में उनकी माँ के घर लेकर आता है और सब शांति से माफी मांगते हैं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम दोनों ने मेरी नातिन से मुझे मिलवाया तक नहीं। शांति अपनी नातिन को गोद में लेती है और उसे खूब प्यार करती है। उसके बाद शांति सबको माफ कर देती है और अपने गले लगा लेती है। अब सीमा भी नौकरी करने लगी थी और ऐसे दोनों अमीर बेटियां अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती हैं।